नमस्कार। प्रयास आईएएस एकेडमी की इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं व्याख्या चंदोला। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे क्यों ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बढ़ रहे हैं विवाद। तो रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध जो है वो 1000 दिनों से भी ज़्यादा चल रहा है। जब से ट्रंप आए हैं यूएस की सत्ता में, तो रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको रोकने की जो कवायद है वो थोड़ी बढ़ गई है। इसी बीच जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है ज़ेलेंस्की, वो 28 फरवरी को वाइट हाउस में ट्रंप से मिलने के लिए पहुँचे। उनकी अपेक्षा थी कि यूएस और यूक्रेन के बीच जो है एक खनिज समझौता है उस पर हस्ताक्षर होंगे और जो है एक सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन को मिलेगी यूएस से, जो एक शांति का जो समाधान है वो एक स्थापित हो सके। इसी बीच दुनिया भर के कैमरों के बीच ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच एक नोकझोंक होती है। जो यूएस के उपराष्ट्रपति हैं वैंस, वो ज़ेलेंस्की को अनग्रेटफुल कहते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने यूएस का जो है धन्यवाद नहीं दिया है और इस सिक्योरिटी गारंटी की वजह से ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच एक नोकझोंक हो जाती है। तो इसी को केंद्र में रखकर हम अपने आज का जो है वाद विवाद इसमें बात करेंगे हम। इसी बीच जो यूरोप के जो और देश हैं और राष्ट्र हैं, वेस्टर्न नेशंस हैं, वो यूक्रेन के सहायता के लिए वो हाथ आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि वह यूक्रेन को जो है आर्थिक सहायता देंगे और जो है मिलिट्री सहायता भी करेंगे। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके हमारे साथ मौजूद हैं प्रयास आईएएस स्टडी सर्कल के डायरेक्टर और हमारे मेंटर डॉक्टर सुशील कुमार। सर, आपका स्वागत है। जी जी, थैंक यू। सर, ये जो 28 फरवरी को जो ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच एक नोकझोंक हुई, तो आप उसे कैसे देखते हैं? एक तरफ जो है यूएस है जो सहायता दे रहा है, एक तरफ जो है युद्धग्रस्त देश है यूक्रेन। तो जो यूएस है वो उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि धमकी उसने दी। तो आप कैसे देखते हैं इस नोकझोंक को? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ज़ेलेंस्की तो एक प्रकार से बीमार हैं। 24 फरवरी 2022 से बीमार इन द सेंस में ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कमज़ोर हैं कहीं से बहुत, लेकिन एक युद्ध की भीषण तबाही में फंसा जिसका देश ही जर्जर हो गया। जनहानि हुई, मिलिट्री की हानि हुई, रिसोर्सेज की हानि हुई और बरसों की जो विकास थे वो सब ढह गया। तो इस नाते मैं बोल रहा हूँ कि बीमार हैं, जहाँ पर हर तरीके की दवा चाहिए, उसी के इलाज के लिए वाइट हाउस भी गए थे 28 फरवरी को। हालांकि जैसा कि हमने भी पढ़ा, आपने भी देखा होगा, 50 मिनट की ठीक ठाक एक वार्ता मतलब हुई, अच्छी खराब, जिसमें 30 मिनट अच्छी वार्ता बताई जाती है, बाकी 20 मिनट में ये नोकझोंक चलता है। असल में जो संप्रभु देश होते हैं कोई भी, और अपने लोक लाज और लिहाज की स्थिति को हर हाल में बनाए रखना चाहते हैं, चाहे युद्ध में फंसे हों चाहे वो वैसी सामान्य परिस्थितियों में, उनकी ये चिंता रहती है कि भाई जो कमिटमेंट कहीं से है वो पूरा होता रहे और जिससे हम लड़ रहे हैं उसके सामने हम आसानी से घुटने न टेकें। शायद ज़ेलेंस्की की प्रॉब्लम्स यही थी और ट्रंप को या वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट का ये प्रॉब्लम था कि हमने 350 अरब डॉलर दे दिया, यहाँ तक कह डाला कि एक मूर्ख राष्ट्रपति के नाते इतना पैसा आपके पास चला गया, वो जो बाइडेन के लिए बोल रहे थे। तो यह सब चीज़ें बता करके ये बता रहे हैं कि हम मतलब तुम्हारे साथ दिल से नहीं थे, आपने बेवकूफ़ी किया जो रसिया से युद्ध लड़ बैठे। हो सकता है कि उस परिस्थितियों में कोई विकल्प ना रहा, हालांकि इसको खोजा जाएगा तो युद्ध का विकल्प निकल आता है, एक शांति भी निकलती होगी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जब इतनी यात्रा युद्ध की हो चुकी है तो बीच में कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिसमें ज़ेलेंस्की को वह कष्ट ना हो कि हमने लुटा के भी हम क्या पाए। अगर हम हारना ही था तो रसिया से, तो वो पहले डे वन से पता था कि रसिया से हम ज़ेलेंस्की या यूक्रेन कितनी देर टिकेगा। अब 19% उसकी लैंड भी कब्जे में है, बहुत सारे खनिज चीज़ें भी रसिया के कब्जे में हो गया और ट्रंप भी चाहते हैं कि जो उसकी खनिज पदार्थ है, असल में ट्रंप की जो स्थिति है वो फायदे के धंधे की है। अब उसमें आन बान शान किसके खतरे में जाते हैं वो जाने। हालांकि युद्ध समाप्त करने में वो सफल होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि 3 साल से ज़ेलेंस्की लड़ रहा है तो उसके हिस्से में उसका सम्मान भी वापस आता है या नहीं आता है, ये ध्यान में रख कर करें।
बाकी तो ट्रम्प तो एक व्यापारी हैं ही और अमेरिका को महान और प्रथम बनाने तो निकले ही। जैसे आपने बात की कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन रशिया के साथ एक ओपन कम्युनिकेशन रखे और जो क्षेत्र जो है रशिया ने ले लिया है यूक्रेन का, उसको बलिदान करके और युद्ध विराम पर जो है जोर दिया जाए। और जो यूक्रेन है वो चाहता है कि 2014 की यथास्थिति है वो वापस स्थापित हो और वो नेटो का जो है सदस्य बन जाए। तो आपने कहा बीच का रास्ता, तो इनके बीच जो है क्या बीच का रास्ता निकल सकता है? कंडीशन दोनों तरफ से है। अब देखिए 19% जो लैंड है जो रशिया ने कब्जा किया, अगर वो सब्र करता है यूक्रेन, तो यूक्रेन सोचेगा भी हमने लड़के भी क्या पाया खोने के अलावा। नंबर 1, 2014 की स्थिति के हिसाब से जो अभी हालात हैं वो यानी जमीन उसकी वापस मिलेगी। तो 2014 चाहता है, लेकिन ट्रम्प जैसा कह रहे हैं कि भाई सब्र करो, उतनी लैंड जाने दो। और इसमें उनका क्या इंटरेस्ट है भाई? सोवियत संघ और अमेरिका की अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से देखेंगे तो वो ठनी है जो बाद में सोवियत रूस उसको एक प्रकार से रसिया नेतृत्व करता है, मास्को तो उस समय भी था, अभी भी करता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जो कम्युनिकेशन चाहते हैं या एक बेहतर मित्रता चाहते हो या संबंध चाहते हैं रसिया से, तो फिर यूक्रेन भी सोच रहा होगा ना कि हम कुर्बानी क्यों दें भाई? हमारा जमीन था, हमारा मैदान था, मजे कुछ पैसे दे करके जो लोग, और फिर नाटो के मेंबर्स जितने हैं उसने उन्होंने क्या आश्वासन दिया होगा भाई? यूक्रेन ऐसे थोड़ी लड़ रहा है। आज भी आप इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को देखो, कह नहीं रहे हैं हम तो साथ देंगे। तो इस बात से तो साफ पता चलता है कि नाटो के सदस्य देशों के बीच भी एक रूपता नहीं है बातचीत में। भाई नाटो के सदस्य तो अमेरिका भी है। तो अगर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम रशिया का यूक्रेन की सहायता करते रहेंगे, और तो फिर अगर वो कह रहे हैं कि ट्रम्प कुछ और भाषा बोल रहे हैं, तो नाटो के बीच में भी फर्क है। और उसी नाटो का मेंबर बनना चाह रहा है यूक्रेन। तो यूक्रेन नाटो की मेंबर से एक गारंटी चाहता है या गारंटी मिलेगी कि भाई हम पे आक्रमण है तो यानी सारे नाटो पे आक्रमण। लेकिन नाटो में भी तो ये खिचड़ी अलग से पक रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन हारा नहीं है बट जीता भी नहीं है, खोया बहुत है। खोया तो कुछ रसिया भी है, लेकिन रसिया चूँकि बड़ा इकोनॉमी का कंट्री है, भारी व्यवस्था का है, दुनिया का एक ध्रुव है, तो वो उतना ज़्यादा उधर ध्यान नहीं जाएगा कि किसी के करोड़ में से 100 रुपये गिर गया तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं माना जाए, जैसे 100 रुपये में से 90 रुपये गिर गया। तो यूक्रेन इस समय काफ़ी मुसीबत में है। अपना ज़मीन भी खोए, अपना मान सम्मान भी खोए, अपना दुनियादारी भी सब बर्बाद कर चुका, अपना बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय, देश, विकास सब खतरे में डाल दिया। उसके बाद भी अगर 2014 के आधार पर समझौता नहीं होता है तो फिर तो उसको क्या मिलेगा? और ट्रम्प का तो अपना एक इंटरेस्ट है ही, क्योंकि अमेरिका में ट्रम्प का मतलब है सिर्फ अमेरिका का हित, मैदान, दुनिया, मतलब दुनिया का ग्राउंड होगा और हित अमेरिका का सदैगा। हमारा ये कहना है कि रसिया से साथ अमेरिका अगर संबंध बनाना भी चाहता है तो बनाए, लेकिन इतनी लंबी लड़ाई के बाद यूक्रेन का भी कोई घाटा नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि रशिया जो है मुझे लगता है मीडिएटिंग टेबल पे भी इसलिए आया है क्योंकि वो भी 3 साल की लड़ाई के बाद जो है कुछ कमज़ोर हो गया आर्थिक तरीके से, और भी जो है उस पर एम्बार्गो लग गए हैं और नेशन से। तो ये एक ये और रीज़न है कि अब दोनों ही जो देश हैं वो चाहते हैं कि युद्ध जो है ख़त्म हो जाए। अभी फरवरी की बात करें तो यूएस और रशिया जो है मिलके वे सऊदी अरेबिया में एक उन्होंने मीटिंग रखी इस युद्ध को ख़त्म करने की, और इसमें यूक्रेन को आमंत्रित नहीं किया गया। तो यूक्रेन की अनुपस्थिति में क्या कोई ऐसे टिकाऊ जो है समाधान निकल सकता है? असल में पहले तो मुझे लगता है यूक्रेन को ये कमज़ोर ही मान रहे हैं। जब किसी को कमज़ोर मानते हैं सोचते हैं इसको दबा के धमका के भी हम मान मनोबल करा लेंगे। पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग रसिया और अमेरिका के बीच भी तो बननी है भाई। रशिया की अपनी एक मोनोपोली है, अमेरिका की अपनी है। सिर्फ यूक्रेन की बिहाफ पर कि आप ये ले लो, आप वो ले लो, ऐसे कर लो,
तो रसिया को भी तो बहुत कुछ सोचना है। हाँ, जैसे अभी आपने कहा कि भाई 3 साल से तो वो भी लड़ रहा है, उसकी भी आर्मी का नुकसान हुआ, उसके भी पैसे का नुकसान हुआ, और युद्ध लड़ते लड़ते कौन युद्ध में रहना चाहता है? रसिया कितना बड़ा देश है, जिंदगी भर युद्ध ही लड़ेगा गया। वो भी चाहता होगा बाहर निकलना, लेकिन बाहर निकलने का ये मतलब नहीं है कि वो ट्रम्प की हाँ में हाँ मिलाएगा। और ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में भी कुछ मैसेज जाएंगे इसके, है ना? और उस मैसेज को भी ध्यान में रखना है, पुरानी दुश्मनी भी ध्यान में रखना है, अब तक की लड़ाई में क्या हुआ उसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन ट्रम्प को तो एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है कि रसिया को किसी तरह से हम एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, हम अपने निजी कुछ सरोकार कर लें। 37 प्रकार के खनिज जो है यूक्रेन में है, जिस पर नज़र अमेरिका की है, और वो अभी वही समझौता होना था, 2 सप्ताह के बाद देखते वो ढोना शुरू कर देता। तो अमेरिका क्यों इंटरेस्ट, वो कह नहीं रहा हम 350 अरब डॉलर दे डाले, 500 अरब डॉलर का मुनाफा चाहता है वो। अगर नहीं भी 500 अरब पाएगा, 350 तो वापसी चाहेगा। तो युद्ध में जो चीज़ सुविधा दिया है वो उससे वापस लेना चाह रहा है ट्रम्प। तो यही तो व्यापार हुआ ना। फिर इसमें उदारता कहाँ, नाटो का सदस्य कहाँ, गारंटी कहाँ, फॉर गारंटेड कहाँ? तो इससे तो एक प्रकार से यूक्रेन तो खतरे में है, यूक्रेन को तो बेवकूफ़ बना दिया गया। और रसिया इतना समझदार तो है ही कि अमेरिका के हर चाल को वो भी लेके चल रहा हो। लेकिन एक टेबल पे आकर के, चूंकि रसिया भी सोच रहा होगा कि थोड़ा सा कुछ ऐसा रास्ता निकल जाए जिसमें हमारी जीत भी हो जाए, हमारी आन बान शान भी रहे, और अमेरिका से अगर संबंध सुधरते तो सुधर जाए, कल फिर बिगड़ने वो बिगड़ जाएंगे। वो तो संबंध सुधरते बिगड़, क्योंकि ट्रम्प की पहली बारी में भी ये पहल हुई थी, व्लादिमीर पुतिन ही थे। लेकिन क्या हुआ था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, दोनों अपने अपने घर ही में ही रह गए। अभी भी बंदर बांट कर लेंगे, वो अपने घर में, यूक्रेन फंस जाएगा। यूक्रेन की बात करें तो जो कोल्ड वॉर थी उसके बाद यूक्रेन जो है तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति था, उस पर 5000 से ज़्यादा शायद न्यूक्लियर वेपन्स थे। और 1990 में 90s में वेस्टर्न नेशंस ने यूक्रेन को अपने परमाणु वेपन्स जो है उन्होंने कहा कि आप त्याग दें और हम आपको एक सिक्योरिटी गारंटी देते हैं। तो अब जो उस पर ये हमला किया है ये रशिया ने, उसके बाद जो है कोई सिक्योरिटी गारंटी उनके काम नहीं आई। तो ये जो वेस्ट की विफलता है इसको आप कैसे देखते हैं? ये 1991 की बात है, सोवियत संघ के विभाजन की बात है। यूक्रेन अपने हथियार को नष्ट किया। आज जो हथियारों के लिए अलग नाटो के देशों से मदद ले रहा है। देखिए, अगर एक शक्तिशाली देश, यूक्रेन को भी हल्के में न लिया जाए, एक शक्तिशाली देश अगर एक कमजोर अवस्था, देखिए रसिया हमारा नैसर्गिक मित्र है, हम रसिया के खिलाफ भी नहीं बोल सकते। हमारी भारत, और ऐसा नहीं कि यूक्रेन से हमारी कोई दुश्मनी है, ना अमेरिका से दुश्मनी है, ना यूक्रेन से दुश्मनी है, ना सऊदी अरबिया से दुश्मनी है, ना रसिया, किसी से नहीं, सबसे बनती है हमारी। लेकिन इस बनने के बीच में क्या चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, अगर इतने साल के बाद भी, और यूक्रेन एक सम्मान पूर्वक शांति के साथ युद्ध का समापन करने में विफल होता है, तो जो आपने कहा कि ये पश्चिमी देशों के लिए भी एक चोट होगी, और ख़ास तौर से उस देश के पॉइंट ऑफ व्यू से जो खुद परमाणु संपन्न था, और इन निकम्मों के कारण वो दुनिया में थोड़ा सा बदनाम भी हुआ, अपनी ज़मीन भी बर्बाद किया, अपने लोगों को भी हाशिए पे ला दिया, खुद टी शर्ट पहन करके वहाँ बेचारा घूम रहा, और उसको कुछ हासिल भी नहीं हुआ। तो कम से कम जो 2014 वाली स्थिति कह रहा है उसको तो बहाल करके दे दो, उसकी ज़मीन मिल गई। और रिकंस्ट्रक्शन की बात अमेरिका ने कहा ही था, अमेरिका का तो काम ही है, पहले तोड़ो फिर बनवाओ बनाओ, यही धंधा है उसका। तो कम से कम कुछ राहत तो मिले। अब आप झगड़ा करोगे, डांटोगे, चुप रहो, तुम धन्यवाद नहीं वो कर रहे हो, अमेरिका का आभार नहीं, ये वो फलाना ढिमका, इन सब से हड़का फड़का रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा पूरे वीडियो में वो एक राष्ट्रपति के तौर पर ही बात कर रहा है, कोई ऐसा नहीं लग रहा है 3 साल से फंसा युद्ध का व्यक्ति, वो जानता है कि उसकी मुसीबत क्या है, लेकिन वो भी अपने एक स्ट्रेटजिकल बातचीत में कहीं कमतर नहीं दिख रहा है। लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूक्रेन युद्ध से थक चुका है, मदद दूसरों की ही चाहिए, और मदद देने वाले कुछ हैं तो, लेकिन नाटो में भी बंटवारा हमको दिख रहा है। अमेरिका तो खुद ही साफ साफ इंग्लैंड से बटा हुआ हमको दिख रहा है, और भी देश हो सकते हैं कुछ चाहें। लेकिन
अच्छी से बहाली हो, अच्छी से शांति से हो जाए तो अच्छा है। नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध वगैरह जो बोल रहे थे आप, झोंक रहे तीसरा विश्व युद्ध होता तो हो चुका होता जी क्योंकि अब तो बड़ी सावधानी से दोनों लड़ रहे हैं। जी और वैसे भी तीसरा विश्व युद्ध चल ही रहा है टुकड़ों टुकड़ों में। दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध ऐसा नहीं होगा कि एक दुनिया एक तरफ एक दुनिया एक तरफ, दो दुनिया दो ऐसे आपस में नहीं लड़ेंगे। अब दुनिया में कई दुनिया है आपस में लड़ रहे हैं। ईरान इजराइल फलस्तीन को देख लीजिए, उधर ईरान को देख लीजिए, इधर इसको देख लीजिए, उधर उसको देख लीजिए, इधर चाइना को ताइवान में देख, सब थोड़ा मोड़ा लड़ ही रहे हैं कम ज़्यादा। कुछ विचारों में लड़ रहे हैं, कुछ ज़मीन पे लड़ रहे हैं, कुछ हवा में लड़ रहे हैं, कुछ पानी में लड़ रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं किसी के अंतरात्मा में घुस के लड़ रहे हैं, लड़ ही रहे हैं। मतलब खौफ बनाए हुए हैं पूरी। और असल में ट्रम्प चाहते हैं कि हम यूक्रेन को थोड़ा सा अपनी दबंगई से थोड़ा डरा धमका के कहा जाए, थोड़ा सा युद्ध में फंसे हुए एक जैसे खिलाड़ी होता है उसको थोड़ा सा लोक लुभावन जो भी करके थोड़े से हम एक संचार व्यवस्था रसिया से क्रिएट कर लें। तो कंधा होगा यूक्रेन का, बात करेंगे ट्रम्प और रसिया को सुनाएंगे और उनको लगता है रसिया इनका सुन लेगा। कैसे सुन लेगा? वो भी अपना फायदा के हिसाब से ही सुनेंगे, लेकिन वो फायदा उसको पहुंचाने के लिए यूक्रेन का लॉस करेंगे। क्योंकि रसिया का फायदा कैसे होगा बताइए? रसिया का फायदा ही होगा यूक्रेन का नुकसान करके, और जो यूक्रेन इनके भरोसे बैठा उसी का नुकसान कर रसिया का फायदा तो अपना तो उल्लू सीधा कर लेंगे। तो ये बात यूक्रेन भी समझ रहा है, रसिया भी मंद मंद मुस्कुरा रहा होगा कि हम तो रोल में ही नहीं है, ट्रम्प लगा हुआ है। जय। आपने एक बात कही कि भारत के यूक्रेन से भी अच्छे संबंध हैं और रशिया से भी अच्छे संबंध हैं। तो ट्रम्प के आने से पहले जब बाइडेन सत्ता पे थे तो भारत की एक अच्छी भूमिका सी बनती हुई दिख रही थी कि वो दोनों के बीच जो है युद्ध रोकेगा, और यूक्रेन ने भी कहा था कि भारत ये भूमिका निभा सकता है। तो अब जो है भारत कहीं नहीं है उनके बीच रुकवाने के लिए। तो ऐसा क्या हुआ बीच में? जैसे भारत कहता है कि हम विश्व गुरु बनेंगे और बीच में हुआ था कि मीडिएटर बनेंगे। ये एरा ऑफ वॉर नहीं है, मोदी जी ने कहा था और सबने इसको दोहराया था, शायद पुतिन ने भी दोहराया था और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी दोहराया था। तो अब ये भारत कहाँ रह गया? उस दौर में जब आप युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था, तो आप मार्च और महीने को देखेंगे, फरवरी 22 के मार्च, उस समय ये बात फलक पे थी। इवन यूक्रेन को ये लगा था, जेलेंस्की को, कि भारत चाहे तो युद्ध रुकवा सकता है। यहाँ तक कि जो बाइडेन को भी ऐसा लगता था, क्योंकि जो बाइडेन को यानी अमेरिकी राष्ट्रपति को पता था कि मोदी साहब हो, यानी भारत का प्रधानमंत्री, उसमें मोदी साहब हैं तो मोदी साहब, एक तो उनका थोड़ा सा प्रभाव अच्छा हो गया और रसिया इनका अच्छा मित्र है। और उस मित्रता का परिणाम ये भी देखिएगा, 18,000 के आसपास जो मेडिकल या जो भी स्टूडेंट वगैरह भी यूक्रेन में थे, वो कैसे आसानी से रेस्क्यू किए गए वहाँ से, युद्ध के बीच में निकाले गए ना वहाँ से। और रसिया ने भारतीय झंडा दिखा दिखा कर तो पाकिस्तानी भी बाहर आ गए वहाँ से, है ना। तो इतना प्रभाव था भारत का। तो मुझे ऐसा लगा कि उस समय एक मौका था, लेकिन चूंकि रसिया खिसियाई हुई बिल्ली थी, वो आसानी से बात शायद उस समय हमारी भी नहीं मानता। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पर बातचीत नहीं किया, पहल नहीं किया, थोड़ा कोशिश किया था, ऐसा नहीं, लेकिन वो कोशिश तात्कालिक परिस्थिति में उतने कारगर इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि नया नया युद्ध था। लेकिन अगर मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं सरकमस्टांसेस क्या बनते, कि ट्रम्प के आने से पहले नवंबर में चुनाव हुआ था, एक आध साल पहले, 6 महीना पहले अगर ये पहल की जाती तो रसिया भी युद्ध में फंसे हुए, फंसा ही मान लो उसको। भाई देखो, जीतने वाला भी उतना ही लड़ता है, हारने वाला तो हार गया, कोई बात नहीं, जीतने वाला भी तो लड़ ही रहा था ना, और यूक्रेन भी फंसा हुआ। तो मुझे लगता है कि भारत की बात दोनों ठीक से सुनते, क्योंकि आपने उस बीच देखे होंगे, चाहे जेलेंस्की मिले प्राइम मिनिस्टर मोदी से, चाहे पुतिन, दोनों में ऐसा नहीं था कि एक से मिले तो दूसरा नाराज है। बड़ी बैलेंस एक व्यवस्था थी। और उस समय जो बाइडेन एक लिबरल प्रेसिडेंट जो है उस समय अमेरिका में थे, तो उनको भी शायद लगता कि यार चलो यही कर रहे हैं तो ठीक ही है, थोड़ा हो ही जाए। यानी कि नाटो के देश भी हमको नहीं लगता कि भारत के इस इनपुट से ठीक ही मानते। और यूक्रेन को थोड़ा
अच्छे से और रसिया को थोड़ा अच्छे से मैनेज करके एक अच्छा रास्ता लिया। हालांकि हो सकता है परिस्थिति ऐसी ना रही हो, तो हमारी सोच है, लेकिन अब यह पाले में जाती हुई गेंद दिखती है ट्रम्प की। ट्रम्प पता नहीं शांति दूत बनना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं, लेकिन अब ट्रम्प के आने से ये समीकरण पूरा वहाँ का बदल चुका है जी। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मोदी साहब आएंगे तो युद्ध रुक जाएगा। अब तो लग रहा है कि ट्रम्प साहब आएंगे तो या तो युद्ध और भड़केगा या तो युद्ध होगा। अब ट्रम्प साहब तो घर ही में फूट डाल बैठे नाटो में। हाँ, इंग्लैंड वाला प्रधानमंत्री कुछ और ही बोल रहा है, हम सहायता देंगे, ये भेजेंगे, वो करेंगे। तो पहले अब अपना वाला भी वो संभालें, है ना। और ये चीज़ रसिया भी अच्छी तरह जानता है कि इन बिल्लियों की लड़ाई में तो शेर बना ही है, अपना काम कर ले जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि अब इतना लड़ने के बाद यूक्रेन की ज़मीन वमीनों देने वाला है। और इसीलिए यूक्रेन चिंतित है कि 2014 की स्थिति बहाल कर दो, हम भैया आके हम तुमको नमस्ते कर रहे हैं, तुम भी कर लो, युद्ध विराम कर लेते हैं। अब 2014 की स्थिति बहाल करनी थी तो 22 से 25 तक की लड़ाई चल क्यों रही है, बहुत मुश्किल लग रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर युद्ध विराम होना भी चाहिए, शांति आई तो शांति की कीमत सिर्फ यूक्रेन चुकाएगा। ट्रम्प और पुतिन मजा लेंगे इसका। ये जो ट्रम्प है, इनकी जो बदली सी एक रणनीति है यूक्रेन के प्रति और रशिया के प्रति जो है, जब बाइडन सत्ता पे थे तो यूएस और जो रशिया है वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो एनिमी की तरह बिहेव कर रहे थे। पर अब जो है ट्रम्प के आने से थोड़ी सी वार्मिंग अप हुई है रिलेशनशिप में यूएस और रशिया के। तो इसी संदर्भ में मैं पूछना चाहती हूँ कि जो अमेरिका की बदली रणनीति है, इसमें यूएस और जो यूरोप के नेशंस हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा है? प्रभाव तो दिख रहा है जी। प्रभाव ये दिख जैसे कि आपने कहा कि नेटो जो है उसमें फूट पड़ गई है। इसके अलावा जो है जो काफ़ी नेशंस हैं यूरोप के, वो आर्म्स जो रेस है ये वापस चालू हो गई है। वो कह रहे हैं कि हम वापस आर्म्स लेंगे या यूक्रेन को आर्म्स देंगे। तो एक ये जो है, मैं इसी आधार पे बोल रहा हूं, फूट का मतलब सीधा सीधा ही नहीं कि आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वैचारिक रूप से अलग दिख रहे हैं। ट्रम्प जो बोल रहे हैं वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कहाँ बोल रहा है, वो तो अलग ही बोल रहा है। वो तो अब तक की सहायता का धन्यवाद मांग रहे हैं, वो तो अभी भी सहायता देने के लिए तैयार है बिना किसी धन्यवाद के ही, है ना। तो एक प्रकार से वो सौदेबाजी उतारू, वो अपने दूसरी परिस्थिति जो थी उस पर कायम है। तो इस तरीके से तो नेटो देशों में भी थोड़े से असमंजस तो बन गया। तो यह बताता है कि ट्रम्प की दखल जो है, ट्रम्प का इस पहल से सबसे पहले तो उनके सदस्य संगठनों के बीच ही थोड़ी सी उथल पुथल हो रही है। दूसरा, नेटो की ऐसे में रिलेवेंस भी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के रिलेवेंस खतरे में गए। आप गुटनिरपेक्ष देशों को देख लीजिए, सार्क देशों को देख लीजिए, है ना। कोई पूछ रहा है सार्क को? 2016 से सार्क कोई 2016 से पहले मीटिंग हुई थी, इस्लामाबाद में होने वाली थी, आज 10 साल होने जा रहे हैं। सार्क का कोई नाम लेवा है? गुटनिरपेक्ष जो हमारा ये है, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तो हमारे जाते ही नहीं है, कहीं पर भी होता है। एक प्रकार से हमारे लिए रिलेवेंस है वो। अब जो और भी ऐसे संगठन है, कभी कभी हमको सुरक्षा परिषद ही रिलेवेंसी लगती है, जो यूएन की है काउंसिल, जिसमें हमको मेंबर परमानेंट नहीं, यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल जो हमको नहीं दे रहा है परमानेंट सीट, है ना। तो उससे हमको लगता है यही रिलेवेंस है। भाई हमको नहीं दे रहा है तो फिर तो कर क्या रहे हो, ये क्या बाजा बजा रहे भाई, हम तो काबिल हैं, देना चाहिए, और भी एक दो काबिल हो उनको भी दो। तो हमें लगता है कि ये रिलेवेंस ना हो जाए ये नेटो जैसे देश, क्योंकि नेटो देखो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बना था। सेंटो ये भी लेके घूम रहा है, सेंटो पेंटो का कौन नाम लेता है? कोई नाम लेता है? नहीं। ऐसे एक दिन ऐसे जब नेटो की सदस्यता लेने वाला देश, क्यों रसिया यूक्रेन पे हमला किया? रसिया क्या चाहता था? रसिया उसकी जमीन नहीं चाहता था, रसिया उसका खनिज नहीं चाहता था, रसिया कीप चाहता था, नहीं चाहता था। रसिया शुरू में क्या चाहता था? देखिए उनके बीच संघर्ष थे, लड़ाइयाँ थी, लेकिन जो ये पर नतीजे आए उसके कारण थे। अगर एक बार जेलेंस्की कह देते कि साहब हम नहीं जा रहे नाटो पाटो में, हमें अपना देश देखना है, हमें भी सबसे संबंध अच्छे रखने हैं, हम भी कभी संयुक्त राष्ट्र तो ये सोवियत संघ हुआ करते थे, और हम ऐसा कोई हम झगड़ा नहीं चाहते, हम ठीक है, हम भैया थोड़ा सा 19 रहेंगे बट अपने देश के लोगों को झुकने नहीं देंगे, युद्ध से बचा लेते। नाटो में गए भी नहीं और नाटक भी हो गया,
हाँ, और जिनके सहारे गए वही तुम्हारे साथ सौदेबाजी कर रहे हैं, डांट रहे हैं, बैठा कर 28 फरवरी को डांट रहे थे। मैं यूक्रेन का पक्षधर नहीं हूँ, रसिया का मैं विरोधी नहीं, रसिया तो हमारा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन इतने युद्ध के बाद सब कुछ संतुलन से हो। देखो एक बड़ी कथा हमने कहीं पे पढ़ा था, कहीं पे सुना था कि भाई जो होता है समकालीन होते हैं, दो भाई क्या होते हैं, समकालीन होते हैं, है ना। भाई छोटा बड़ा हो सकते हैं, 10-5 साल, 2 साल, 4 साल, यही होता है। भाई की जमीन हड़प करके बच्चों को नहीं देनी चाहिए। भाई भाई तो कम से कम आपके सुख दुख में और आपकी समकक्षता, आपकी मतलब पीढ़ी की समानता का व्यक्ति है। उसका अब उसकी पिता की संपत्ति में उतना ही हिस्सा जितना आपका है, तो उसकी जमीन को या उसके संपदा को कब्जा इसलिए नहीं बेईमानी करनी चाहिए कि उसको अपने पुत्र को देना है, ये तो घोर अपराध है। तो ठीक उसी तरीके से जब आपने एक व्यवस्था मूलक दृष्टिकोण विकसित ही कर लिया, तो लड़ाई को मुकाम तक पहुंचा करके तब कोई बात कीजिए, ताकि जो 3 साल से लड़ रहे हैं उनको भी असीम शांति मिले कि चलो साथियों ने साथ दिया है। अब नेटो में ही अगर आपसी रंज हो जाएगा, जो नेटो का सदस्य बनना चाहता था उसको तोड़ ताड़ के ख़त्म कर दे, तो उसे तो अपने सोच पे ही अफसोस हो जाएगा। जेलेंस्की को अपने सोच पे ही अफसोस होगा कि हम लड़े ही क्यों। वैसे तो जेलेंस्की पता नहीं लड़ा नहीं, रसिया ने लड़ाया उसको, रसिया ने पहले हमला रसिया ने किया था, तो जेलेंस्की हमला नहीं किया था, वो तो प्रतिवाद रहा होगा। तो अब ये सब मिलजुल करके एक समुचित फैसला जरूरी है, नहीं तो विश्व में एक भ्रम की स्थिति भी पैदा होगी। और अगर ऐसा होता है, अगर भाई दफे कि रसिया और ट्रम्प के बीच में यानी पुतिन के बीच में कोई अच्छा सा बातचीत हो जाता है और यूक्रेन घाटे में चला जाता है, तो दुनिया को एक मैसेज भी रहेगा कि भरोसा कम, अपने पे ज़्यादा, और दूसरों के चक्कर में लड़ाई मत करो। ये दूसरे कुछ समय साथ देंगे, उसके बाद अपने बीवी बच्चे लेकर के काजू कतली खाएंगे, तुमको तो लड्डू भी नहीं देंगे। तो जो है आत्मनिर्भरता पे फोकस हो जाएगा। अभी यूक्रेन के पास अब क्या विकल्प हैं, आपको क्या लगता है? यूक्रेन के पास अगर युद्ध समाप्ति चाहता है तो रशिया के मित्र देशों से कहे कि भाई अब तो भाई समझा दो यार, 3 साल हो गए, भारत भी उसमें शामिल है, तो समझाओ यार इनको, अब मत करो, और हमारी ज़मीन दिला दो, हमारी 2014 की स्थिति बहाल कर दो, हमें नहीं चाहिए। या तो ऐसा दबाव बनाए, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम में ब्रिटिश भारत में भी ऐसे दबाव आए थे, अंग्रेज ऐसे नहीं गए थे, दबाव वैदेशिक पढ़ते थे। एक तो ये रास्ता है। दूसरा, स्वयं थोड़ा सा उदार बने कि भाई हम युद्ध को हम भी नहीं चाह रहे, ऐसे नहीं वो बम फेंका आप भी बम फेंकेंगे तो चलते रहेगा। और तीसरा ये है कि उकसाने वाली बात, विरोधी बात, और नेटो में अभी भी हम जाएंगे, सुरक्षा की गारंटी, फलाना ढिमका, ये रट हटानी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया के कोई भी देश संप्रभु है, किसी की ज़मीन पे या किसी के देश में कोई हमला करना या घुसना या अवैधानिक है। आप जेनेवा कन्वेंशन वगैरह को भी उठा के देखेंगे, किसी भी चीज़ की युद्ध की नीतियाँ बनी हैं, अस्पताल नहीं तोड़ेंगे, स्कूल नहीं तोड़ेंगे, रेलवे स्टेशन नहीं तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ युद्ध में सब तोड़ देते हैं। तो बहुत सारे संगठनों ने सोच समझ के पॉलिसीज बनाई, उसको बाहर लाओ, मित्र देशों को बाहर प्रेशर बनाओ, थोड़ा उनकी बुद्धि को ठीक करवाओ। और व्लादिमीर पुतिन थोड़ा लड़ाकू व्यक्ति तो है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के बारे में मैंने बहुत पहले भी एक लेख लिखा था, उस लेख में एक लाइन है जो मैं बोलना चाहूँगा। व्लादिमीर पुतिन ने कहा था, जब मैं कक्षा 9 में पढ़ता था, तो लेनिनग्राद की सड़कों पर घूमते समय, मॉस्को में कोई लेनिनग्राद सड़क होगी, लेनिनग्राद की सड़कों पर घूमते समय मैंने ये सोच रखा था कि अगर युद्ध तय हो जाए तो पहला पंच मैं मारूंगा। तो व्लादिमीर पुतिन ने पहला पंच तो मारा ही था यूक्रेन, लेकिन आखिरी पंच से कैसे बचा जाए, ये मित्र देशों के समर्थन से होगा। लेकिन ट्रंप जैसे
जो लोग अमेरिका को ग्रेट और प्रथम बनाने निकले हैं वो यूक्रेन के हितैषी होंगे। अगर यूक्रेन ऐसा ज़ेलेंस्की समझ गए होंगे, नहीं सोच रहे होंगे, तो ये बेवकूफ़ी होगी। हाल फिलहाल की बात करें तो ट्रंप और ज़ेलेंस्की की नोकझोंक के बाद यूरोपीय राष्ट्र जो है उन्होंने सहायता का हाथ यूक्रेन के आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि वो आर्थिक सहायता तो देंगे ही, इसके अलावा जो है रूस पर जो है वो दबाव बनाए रखेंगे और एक कोलिशन जो है वो बनाया जाएगा यूक्रेन को सहायता देने के लिए। तो ऐसे ही जो भी डेवलपमेंट होंगे उसके बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।